हाय एवरीवन, आई एम सिमरन लांबा। आज हम इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का ब्लॉक 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका यूनिट 5 है ओरिजिन्स ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल डोमेस्टिकेशन, क्राफ्ट प्रोडक्शन टू अर्बनाइजेशन, केस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये सारे इसके टॉपिक्स हैं जो हमने स्लोली कंप्लीट करने हैं। इंट्रोडक्शन, बिगिनिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन के फीचर्स क्या थे, लोगों ने कल्टीवेशन क्यों टेकअप किया, अर्लीस्ट फार्मिंग ग्रुप्स कौन से थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। उसमें हमने पहले भी, अगर किसी ने हिस्ट्री को बेसिक तरीके से पढ़ा है, इनफैक्ट एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक में भी मेहरगढ़ का जिक्र है। एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ कैसे एक्सपैंड होती हैं, इंडस प्लेन्स तक स्प्रेड होती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, हड़प्पन पीरियड कैसा था, अर्ली हड़प्पन पीरियड में इंडस रीजन, लोअर इंडस प्लेन, एग्रीकल्चर की इंटेंसिफिकेशन, कॉपर का यूज़ कैसे आया, सेटलमेंट्स की प्लानिंग किस तरीके से होती हैं, सिटीज़ कैसे इमर्ज करती हैं, पॉपुलेशन का इंक्रीज इन शिफ्ट, वॉर लाइक कंडीशंस आती हैं, सेटलमेंट्स के साइज़ किस तरीके से बढ़ जाते हैं, और फाइनली हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। Location of settlements, hierarchy of settlements, agriculture and pastoralism in the Harappan civilization, town planning, craft specialization, long distance trade, decline of Harappan cities। ये सारा आज हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट हो पाए। एंड सबसे पहले वी आर गोइंग टू रीड द क्वेश्चंस सो दैट हमारे माइंड में एक रफ आइडिया हो कि हमें किस कॉन्टेक्स्ट में इस चैप्टर को पढ़ना है। The first question is, visit a nearby village and list the differences between city and villages। हम में से बहुत सारे लोग villages भी visit कर चुके हैं जो city में रहते हैं, कई लोग villages में भी रहते हैं, city visit कर चुके हैं, तो we can easily differentiate। Take a journey to some potter's village or house, find out the techniques used by them। So basically ये जो techniques हैं, इन्होंने टेक्निक पे इम्पोर्टेंस इसलिए ले किया है ताकि हमें पता चले कि वो टेक्निक उनकी प्रोडक्शन प्रोसेस में किस तरीके से काम आती है। उनकी प्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से उनकी प्रोडक्ट्स बनते हैं और वो उस चीज़ को सेल करते हैं और उससे अर्निंग होती है। तो बेसिकली टेक्निक उनकी लाइफ में क्या रोल प्ले करती है। किसी भी टेक्निक की जब अपग्रेडेशन होती है, जैसे कि पहले हैंडमेड पॉटरी थी और उसके बाद व्हील बेस्ड पॉटरी आ गई, तो पॉटरी की जो मेकिंग की टेक्निक थी वो सुपीरियर होती गई एंड हमारा जो स्टोरेज पर्पस था, कुकिंग से लेके स्टोरेज और मल्टीपल यूजेस पॉटरी के, वो आते गए। सो डाइवर्सिफाइड फंक्शंस हो गए थे एक चीज़ के। इसी तरीके से बाकी चीज़ों में भी टेक्निक उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। लिस्ट द चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिटीज़, compare them with the modern city structures and town planning। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसको हम बहुत डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, चाहे वो GS1 का सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिस्ट्री का ऑप्शनल का आपका एग्ज़ाम हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कंपैरेटिव एनालिसिस मांगते हैं कि हड़प्पन सिटी और टाउन प्लानिंग में और आज के टाउन प्लानिंग और सिटी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस हैं और कितनी कॉन्टीन्यूटी है, कौन कौन सी चीज़ें हमने आज की डेट में हड़प्पन सिटी या टाउन प्लानिंग से उठाई हैं, वो हमें लिस्ट डाउन करनी होती है। नेक्स्ट इज, बाय मैप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड ट्राई टू पुट द प्लेसेस रिलेटेड टू प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन साइट्स, ट्राई टू लोकेट द मूवमेंट ऑफ अर्ली सेटलर्स। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैपिंग का जो क्वेश्चन होता है ये कई बार हमसे पूछा जाता है कि आपको लोकेशंस दे दिए जाते हैं मैप के ऊपर 1 2 3 4 एंड आपको नाम आंसर में लिखना होता है। आपसे पूछते हैं कि विच कैन यू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द मैप। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन कौन से साइट्स हैं, उसके नाम लिखना है और उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना होता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम ये समझेंगे, अच्छे से मैप को देखेंगे। Next is, visit nearby museum, locate the items available in the museum related to Neolithic, Mesolithic and Chalcolithic cultures। कल्चर के बारे में हमने पढ़ना है, हम पहले भी न्यूलिथिक, मीजोलिथिक एंड चारकोलिथिक के बारे में पढ़ चुके हैं पिछली बुक्स के अंदर। फाइंड आउट, इनफैक्ट ये जो कल्चर्स हैं इनकी डिफरेंसेस
एंड इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम ट्राई करेंगे कि नोट डाउन कर लें सो दैट हमें रिविजन में आसानी हुए. फाइंड आउट हाउ एक्सकवेशंस आर कंडक्टेड. लिस्ट आइटम्स ऑफ इंटरेस्ट देयर. ठीक है. 7th है ऑन द मैप. लोकेट द अर्ली एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स. डू यू सी एनी चेंज इन द सेटलमेंट पैटर्न व्हेन सिटीज़ इमर्ज्ड. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका सेकंड पार्ट जो है वो सेटलमेंट के पैटर्न में चेंज के बारे में पूछ रहा है कि किस तरीके से चेंज आता है. जो अर्ली हड़प्पन सिटीज़ थी उनका क्लस्टर कहाँ पे था विलेजेस का. फिर जब सिटीज़ इमर्ज होती हैं तो वो कौन से लोकेशन पे बेस्ड होती हैं, और फिर जब मैच्योर होती हैं उसमें उनकी लोकेशन क्या है और उनके सेटलमेंट्स किस तरीके से होते हैं. ये हम सारा कुछ पढ़ेंगे आज के चैप्टर में. सो लेट्स बिगिन. ह्यूमन हिस्ट्री में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इस सेंस में आता है कि जो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी थी वो फार्मिंग सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाती है. हम फोरेजिंग से फार्मिंग की तरफ ट्रांजिशन कर जाते हैं. ये ट्रांजिशन जो था ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था. इस ट्रांजिशन की वजह से ही एक फाउंडेशनल स्टोन ले होता है कि आगे जाके हम बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस देखते हैं जैसे कि हड़प्पन, मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, चाइनीज़. तो टॉकिंग अबाउट हंटर गैदरर्स, उनकी लाइफ बहुत ही मोबाइल लाइफ थी और वो सीजनली मोबाइल रहते थे. गर्मियों में वो एक ठंडे इलाके में चले जाते थे और ठंड में वो अपने एनिमल्स के फॉरेज के लिए गर्म इलाके में आ जाते थे एंड अपने कंफर्ट के लिए भी. तो ये जो अपना फूड था वो वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स से ऑब्टेन करते थे. ट्रांसह्यूमेंस भी हमने पढ़ा. कई ऐसे ट्राइब्स भी थे जो एक सीज़न के ऊपर डिपेंड करके माइग्रेट करते थे. उसको हम ट्रांसह्यूमेंस बोलते हैं. तो इनका जो वे ऑफ लाइफ था उसको रिप्लेस कर दिया था फार्मर्स ने सेटल लाइफ को अडॉप्ट करके. फार्मर्स कल्टिवेट करते थे क्रॉप्स को और लाइफ स्टॉक को डोमेस्टिकेट करते थे. ये डोमेस्टिकेशन और कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए ज़रूरी था कि फार्मर एक जगह पर टिक कर रहे, और जब वो एक जगह पर टिका तो उसने सेटलमेंट इस्टेब्लिश कर ली थी और एक सेटल्ड लाइफ जो था उसका एक नॉर्मल वे ऑफ लाइफ बन गया था. ये जो शिफ्ट है नोमैडिक से सेडेंट्री लाइफ की तरफ, इसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है क्योंकि हम अब एक जगह जब रहेंगे तो किनशिप टाइज डेवलप होंगे, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और एक ट्राइबल से विलेज सेटलमेंट की तरफ हम शिफ्ट हो जाते हैं. क्राफ्ट्स की डेवलपमेंट होएगी. जैसे अब क्रॉप उगाया है तो उसकी स्टोरेज भी करनी पड़ेगी या फिर कुक करना पड़ेगा फायर के थ्रू, तो पॉटरी की ज़रूरत है. मेटलर्जी आ जाती है और धीरे धीरे सेंट्रलाइज्ड सिटी स्टेट्स भी आते हैं. अर्बनाइजेशन भी हो जाती है. तो सबसे पहले सिटी की डेवलपमेंट जो थी इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम देखते हैं. फिर सेकंड अर्बनाइजेशन जो है वो हम मॉडर्न पीरियड में या फिर मगधन पीरियड में देखते हैं. मॉडर्न से भी पहले जो मगध डायनेस्टीज़ आई हैं अलग अलग, नंदा डायनेस्टी वगैरह वगैरह, तो वो सेकंड अर्बनाइजेशन वाला लेटर वैदिक का फेज़ है या फिर महाजनपद का फेज़ कह लो. आर नॉलेज अबाउट द बिगिनिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन, ये जो नॉलेज है एक्सकवेशन से हमें मिलती है. एक्सकवेशन की अलग अलग रिपोर्ट्स निकल के आती हैं तो हमें पता चलता है कि फूड प्रोडक्शन की बिगिनिंग किस तरीके से हुई थी. फूड प्रोडक्शन की बिगिनिंग में हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनको रीडिंग और राइटिंग के बारे में नहीं पता था. इसलिए हम कंक्लूजन्स बना सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो थी हमें मिलती हैं एंशिएंट साइट्स में, उसका बेसिस क्या रहा होगा. उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ओके ऐसी ऐसी मटेरियल डेवलपमेंट होगी, इस टाइप का उनका एंटरटेनमेंट स्ट्रक्चर होगा, ये टूल्स यूज़ करते होंगे, इन टूल्स के बेसिस पे ऐसी इकोनॉमी होती होगी. तो ये आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के थ्रू हमें पता चलता है क्योंकि उन्होंने रीडिंग और राइटिंग का जो स्किल है वो अभी डेवलप नहीं हुआ था, तो कुछ लिख के तो नहीं गए अपने बारे में. सो वी हैव टू इन्फर फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स. जो सबसे अर्लीस्ट एविडेंस है फूड के प्रोडक्शन का वो वेस्टर्न फर्टाइल क्रिसेंट से आता है और ये रीजन मॉडर्न इराक को कवर करता है आज की डेट में. प्रिंसिपली फ्रॉम द कोर एरिया, जैसा यहाँ लिखा है, सदर्न लेवांट का और मिडिल यूफ्रेट्स वैली का. सो हमें एक फैक्ट यहाँ पर ये दिखता है कि फूड प्रोडक्शन का अर्लीस्ट एविडेंस हमें फर्टाइल क्रिसेंट से मिलता है जो कि आज की डेट का मॉडर्न इराक है. प्रिंसिपली अगर बात की जाए तो सदर्न लेवांट और मिडिल यूफ्रेट्स वैली का
कोर एरिया, वहाँ से हमें अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फूड प्रोडक्शन मिलता है। ये हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये फर्टाइल क्रिसेंट का इन्होंने मैप दिया हुआ है। यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, इधर रेड सी है, ये पर्शियन गल्फ है। यहाँ पे बीच में आपको मॉडर्न डे इराक भी मिलेगा, और ये सारी साइट्स हैं, यूफ्रेट्स की नदी जा रही है नीचे, और सारी साइट्स हैं मॉडर्न डे इराक की और उसके बीच की जो कंट्रीज़ आज के डेट में है। तो एंशंट साइट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। दिस वॉज द फर्टाइल क्रिसेंट जहाँ पे एग्रीकल्चर की बिगनिंग के एविडेंस मिलते हैं हमें। इधर हमें डोमेस्टिकेटेड सीरियल के रिमेन्स मिलते हैं। वो सीरियल्स कौन से थे? बार्ले थी, इनकॉर्न, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट EINKORN, इनकॉर्न वीट हमें यहाँ से मिलते हैं, MR वीट मिलती है यहाँ से। पल्सेस भी मिलते हैं जैसे कि लेंटिल, पी एंड चिकपी। यहाँ से हमें फ्लैक्स भी रिकवर हुआ है। ये जो साइट्स हैं इनकी रेडियो कार्बन डेटिंग हुई थी, और 10,000 से लेके 8500 BC के बीच तक के पीरियड की रेडियो कार्बन डेटिंग होती है। इसी पीरियड में गोट्स और शीप की डोमेस्टिकेशन भी हो जाती है। सो नाउ दैट वी अंडरस्टैंड कि एरिया कौन सा एरिया है जहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ से ओरिजिन होता है कल्टिवेशन का, वी विल शिफ्ट टू बिगनिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन और उसके फीचर्स क्या क्या रहे। आर्कियोलॉजिस्ट जब फूड प्रोडक्शन की बात करते हैं वो 4 फीचर्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो कुकिंग एंड स्टोरिंग व्हीट एंड बार्ले। इससे हमें क्या पता चलता है कि एक नई तरीके की प्रॉब्लम आ गई थी। मीट जो था वो डायरेक्टली फायर पे हम रोस्ट कर सकते थे, लेकिन जो सीरियल्स हैं वो जल जाएंगे। हम उसको डायरेक्टली उसको रोस्ट नहीं कर सकते हैं सीरियल्स को। अगर वो कुक नहीं हुए यूटेंसिल के अंदर तो वो जल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, वो कंजम्पशन के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए यूटेंसिल्स बहुत ज़रूरी थे, और ऐसे यूटेंसिल्स ज़रूरी थे जो कि अवन की बहुत हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर पाएँ, ताकि वीट और बार्ले जैसे सीरियल्स को कुक करके कंज्यूम किया जा सके। उस टाइम पे मेटल तो था नहीं, तो अर्दन पॉट्स होते थे, मिट्टी के घड़े होते थे, पॉटरी होती थी। इसको बेक कर देते थे फायर में, और ये ही अर्लीस्ट यूटेंसिल थी हमारे खाने की कुकिंग के लिए। कई बार आप देखते होंगे, जैसे मदर इंडिया की अगर किसी ने मूवी देखी है सुनील दत्त की और नरगिस की, तो उसमें जब फ्लड आ जाता है एंड उसमें एक सीन है जिसमें नरगिस जो हैं वो एक मिट्टी का घड़े का एक छोटा सा टूटा हुआ टुकड़ा होता है, उसके अंदर ही, इनफैक्ट मिट्टी का घड़ा होता है वो बाद में टूट जाता है, उसके अंदर थोड़े सीरियल के दाने डाल के उसको कुक करके वो अपने बच्चों को खिलाना चाहते हैं। सो अर्दन पॉट्स अर्लीस्ट टाइम में कुकिंग फूड के लिए यूटेंसिल की तरह यूज़ होता था। तो वीट और बार्ले जो था ये इनकी ग्राइंडिंग कर देते थे ताकि ब्रेड बन सके। क्वर्न्स एंड पेस्टल्स भी यूज़ होते थे वीट और बार्ले, क्वर्न्स एंड पेस्टल्स यूज़ होते थे वीट बार्ले की ग्राइंडिंग के लिए। क्वर्न्स एंड पेस्टल आपने देखे होंगे जो जिससे हम मसाले कूटते हैं, वो पेस्टल और क्वर्न्स होते हैं, तो उनके थ्रू ग्राइंड करके वीट एंड बार्ले को ब्रेड बनाई जाती थी। जब रेगुलर ग्राइंडिंग होती थी उससे स्टोन टूल्स के ऊपर एक पॉलिश्ड सरफेस नज़र आता था, स्मूथ सरफेस बन जाता था। ज़्यादा देर तक ग्राइंड करेंगे तो कोई चीज़ स्मूथ हो जाएगी और पॉलिश्ड नज़र आएगी। यहाँ से फूड प्रोडक्शन की बिगिनिंग स्टार्ट होती है, और इस फूड प्रोडक्शन की बिगिनिंग के साथ ही पॉलिश्ड स्टोन टूल भी यूज़ में आ जाते हैं। सो हमने 3-4 चीज़ें कनेक्शन में पढ़ ली हैं। पहला ये कि खाना बनाएंगे तो किसी चीज़ में डाल के बनाना पड़ेगा, क्योंकि सीरियल्स जो हैं वो जल जाएंगे, इसलिए अर्दन पॉट्स आ गए। अर्दन पॉट्स आए तो हमने कुक तो कर लिया, अब ब्रेड भी बनानी थी, तो ग्राइंडिंग करने के लिए क्वर्न्स एंड पेस्टल्स आ गए। क्वर्न्स एंड पेस्टल के ग्राइंडिंग से पता चलता है कि वो तो पॉलिश्ड सरफेस देता है, तो पॉलिश्ड स्टोन टूल जो है वो फूड प्रोडक्शन के बिगनिंग के साथ एसोसिएट कर हम चलेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फूड प्रोडक्शन डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट एंड शीप के साथ भी कंसाइड करता है। चाहे कल्टिवेशन पहले स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ज़्यादातर जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ है उन्होंने बहुत
छोटी क्वांटिटीज़ में कॉपर टूल्स यूज़ करना शुरू कर दिया था। इसी वजह से चालकोलिथिक कम्युनिटी का नाम जो इंडियन कम्युनिटीज़, एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ है, उनको दिया गया। तो स्टोन टूल्स भी वो यूज़ करते थे और साथ साथ कुछ कॉपर के टूल्स भी यूज़ करते थे। हेंस द नेम चालकोलिथिक, जिसमें चालको इज़ रेफरिंग टू कॉपर एंड लिथिक मीन्स स्टोन। तो फूड प्रोडक्शन की बिगनिंग के आपकी फीचर्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट इज़ व्हाई डिड पीपल टेक अप कल्टिवेशन। कल्टिवेशन की क्यों? अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि व्हाइल वी आर स्टडिंग द चैप्टर, हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक में सिर्फ ये नहीं आता, क्योंकि आज की डेट में इकोनॉमी हम पैसे के लेन देन से रिलेट करके चलते हैं, लेकिन इकोनॉमी का मतलब है कि हमारी सस्टेनेंस किन किन चीज़ों की वजह से हो रही है, राइट? तो उस टाइम पे पैसा वगैरह नहीं था, रिसोर्स था। उस रिसोर्स के बारे में हमने पढ़ना है, वो हमें सस्टेन करता था। तो इस इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे। सो व्हाई डिड पीपल टेक अप कल्टिवेशन? प्री हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि 12,000 साल पहले कुछ लोगों ने एग्रीकल्चरल वे ऑफ लाइफ कैसे अडॉप्ट कर लिया। सबसे कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन इसकी एनवायरमेंटल चेंज देता है, क्योंकि जब आखिरी आइस एज आई थी तो उसके बाद 9000 से 8000 BC के बीच में आइस एज जब ख़त्म होती है तो हंटर गैदरर्स जो थे इराक, पैलेस्टीन और टर्की के, उन्होंने शिफ्ट किया अपने फूड चॉइसेस। एनिमल्स के ऊपर या वाइल्ड प्लांट्स के ऊपर कम डिपेंडेंट थे, एंड नाउ दे स्टार्टेड टू डिपेंड देमसेल्व्स ऑन ग्रासेस एंड लेग्यूम्स, जैसे कि बीन्स, लेग्यूमिनस क्रॉप्स के ऊपर इन्होंने डिपेंड करना शुरू किया। तो ये ग्रासेस और लेग्यूम्स जो थे, ये सीरियल्स और पल्स क्रॉप के प्रोजेनिटर्स हैं, राइट? प्रोजेनिटर्स मतलब कि जो बर्थ देता है उन चीज़ों को। रेगुलर हार्वेस्टिंग एंड सोइंग के बाद इन सारे क्रॉप्स की, लेग्यूम्स की, ग्रासेस की, रेगुलरली हार्वेस्ट एंड सोइंग के बाद कुछ ऐसे प्लांट्स आते हैं, कुछ ऐसी डोमेस्टिकेटेड फॉर्म्स की सिलेक्शन होती है जो ज़्यादा प्रोडक्टिव थी। फूड प्रोडक्शन की बिगिनिंग अब कंसाइड करती है एक और रेवोल्यूशनरी चेंज के साथ, जिसको हम लाइव स्टॉक रेजिंग बोलते हैं। बिगिनिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन जो होती है, इसके साथ साथ एक और चीज़ कंसाइड होती है, वो थी लाइव स्टॉक रेजिंग। और ये लाइव स्टॉक रेजिंग जो थी, इसने एक रैडिकली न्यू वे ऑफ लाइफ दिया हमें। लाइव स्टॉक रेजिंग का मतलब एनिमल्स को हमने डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था, और ये जो एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है, ये एक साथ ही हुई हैं ऑलमोस्ट। तो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी में जो एनिमल्स थे उनको मार दिया जाता था और इमीडिएटली कंज्यूम भी कर लेते थे। ये जो एनिमल्स थे, इनकी रियरिंग होती थी और इनको वॉकिंग लार्डर्स मतलब कि एक पैंट्री के तौर पर यूज़ किया जाता था, और स्कार्सिटी के टाइम पर इनको यूज़ कर सकते थे। मान लो हमारे पास फूड नहीं है, तो ये जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हमारे साथ घूमते हैं, तो हम कभी टाइम आने पर इनको भी मार कर खा सकते थे। फूड प्रोडक्शन और एनिमल डोमेस्टिकेशन है, इन दोनों चीज़ों ने एक अलग ही तरीके का हमें आउटलुक दिया फूड क्वेस्ट के टूवर्ड्स। ज़रूरी नहीं था कि हमें हंटिंग पे ही जाना है। अब फूड क्वेस्ट का नेचर चेंज हो चुका था। हमारे फूड के लिए जो सर्च थी, उसका नेचर चेंज हो चुका था। फूड प्रोडक्शन और एनिमल डोमेस्टिकेशन, ये दोनों चीज़ें ये दिखाती थी कि आपको एक लंबे टाइम के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन के लिए सोचा कि हम हंटिंग करेंगे, कंज्यूम करेंगे और हो जाएगा। ये एक दिन की प्लानिंग नहीं थी, ये एक लंबे टाइम के लिए, एक सीज़न के लिए लॉन्ग टर्म की प्लानिंग इन्वॉल्व थी इस फूड प्रोडक्शन और एनिमल डोमेस्टिकेशन के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि आप फूड प्रोडक्शन के और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के जो वे ऑफ लाइफ है, उसके फीचर्स अगर आप बता पाओ, तो आप प्लानिंग वाला जो पॉइंट है ज़रूर लिखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चे ये मिस कर जाते हैं, हम सब मिस कर जाते हैं। यूपीएससी में और जीएस के क्वेश्चंस में भी ये प्लानिंग वाला, इनफैक्ट एथिक्स वाले पार्ट में भी ये प्लानिंग वाला जो पोर्शन है कि ह्यूमन की लाइफ में ये कब इंट्रोड्यूस होती है, आप इसको लिख सकते हैं। व्हेन फूड प्रोडक्शन एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन कंबाइंड, इन दोनों को जब हमने कंबाइन कर लिया, तो एक रेवोल्यूशन के तरीके की एक चीज़ हमारी लाइफ में होती है। रेवोल्यूशन एक ऐसी चीज़ होती है जो एक अर्लियर फॉर्म को चेंज करके एक कम्प्लीटली न्यू तरीके की आपको लाइफ दे पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर
एनार्की है तो हमें एक स्टेट दे पाए, अगर मोनार्की है तो हमें डेमोक्रेसी दे पाए, राइट। दिस न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जो बन गई थी ये बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुई और पुरानी फोरेजिंग वे ऑफ लाइफ को उसने धीरे धीरे ख़त्म, मतलब उसको रिप्लेस कर दिया। ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गई, क्योंकि आज की डेट में भी हंटर्स एंड गैदरर्स प्रेजेंट हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्लीस्ट फार्मिंग ग्रुप्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो इंडिया में एग्रीकल्चर का जो ओरिजिन के कॉजेज़ हैं वो अभी तक हमें क्लियर नहीं है। कॉजेज़ क्या है, किस रीज़न से हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू हुई, अभी किसी को भी नहीं पता। अगर किसी ने बताया भी है तो थोड़ी बहुत थ्योरीज़ हैं, पर वो कम्प्लीटली एक्सेप्टेड फैक्ट नहीं है। तो अर्लीस्ट एग्रीकल्चरल सेटलमेंट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर है वो है मेहरगढ़, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। ये बलूचिस्तान में बोलन पास के पास एक साइट है मेहरगढ़। यहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चरल सेटलमेंट आ जाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। 7000 BC के बिगिनिंग में ये कैंपिंग साइट हुआ करता था, और ये जो सेटलमेंट है इसने एक ग्रेजुअल शिफ्ट देखा है। इसने वाइल्ड गेम के ऊपर डिपेंडेंस देखी है, मतलब हंटिंग। इसने डोमेस्टिकेशन ऑफ फूड क्रॉप्स भी देखी है, इसने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी देखी है। तो इस सेटलमेंट ने एक ग्रेजुअल शिफ्ट देखा है फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग टू एग्रीकल्चर सेटल लाइफ। हाउएवर हमारे पास इसका पक्का एविडेंस नहीं है कि कैसे ग्रेजुअली लोकल ट्रांजिशन हुए, एग्रीकल्चर में कैसे आया है, लेकिन हाँ हमें ये ज़रूर पता है कि यहाँ पे ये सब आया है। हमारे पास एविडेंस नहीं है बस। इंस्टेड जो डोमेस्टिकेटेड सीरियल्स और पल्सेस हैं एकदम से आ गए हैं, यहाँ पे अपीयर हो गए हैं, ठीक है। इसीलिए स्कॉलर्स का ये मानना है कि जो एग्रीकल्चर का इंडिया में स्प्रेड है वो नेबरिंग ईरान से आया है, जहाँ पे इराक इन फर्दर, मतलब अगर हम और पीछे जाए तो इराक से आए। सो बेसिकली अगर हम देखें कि कैसे कैसे ये शिफ्ट आया, पहले इराक में आया, फिर ईरान में आया, और उसके बाद इंडिया में आया मेहरगढ़ में, ठीक है। एज अ स्कॉलर्स का मानना है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स मेहरगढ़ के विलेजर्स जो थे उनको डोमेस्टिकेट करते थे, और ये जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो हमारे मॉनसून इंडिया में जो उगते हैं उसके साथ इतना मेल नहीं खाते हैं जितना कि वेस्टर्न एशिया और अफ़गानिस्तान के अपलैंड्स में उगने वाले क्रॉप्स के साथ, जो वेट विंटर्स के टाइम पे उनके क्रॉप्स उगते हैं, उस तरीके के क्रॉप्स मेहरगढ़ में ज़रूर मिलते हैं। एग्रीकल्चर की जो नॉलेज है वो अदर दूसरे रीजन्स में स्प्रेड हो पाई माइग्रेशन ऑफ पीपल की वजह से, ट्रेडिंग की वजह से, इंटर कम्युनिटी मैरिजेस की वजह से, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि मेहरगढ़ में एग्रीकल्चर शुरू हुआ और ख़त्म हो गया। जैसे हमने पढ़ा कि इराक में गया, ईरान में गया, फिर मेहरगढ़ में आया। अब ये जो ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है तो अलग अलग रीजंस होते हैं। लोग इधर से उधर ट्रैवल करते हैं, उन्होंने बताया, ट्रेडिंग होती है उनके थ्रू पता चला, मैनेजर्स होती है इंटर कम्युनिटी उनके थ्रू पता चला। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में एक जो कल्टीवेशन का आइडिया है वो उधर से ही बाकी पार्ट्स में भी स्प्रेड हुआ। बहुत सारी कम्युनिटीज़ ने एग्रीकल्चर करनी शुरू करी और कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर नहीं करी। तो ये सब डिपेंड करता था कि उनकी नीड्स क्या हैं, उस ग्रुप की परसेप्शन क्या है, क्या उनको एग्रीकल्चर उस टाइम पे एक प्रॉफिटेबल चीज़ लगती थी कि नहीं लगती थी। तो कुछ ऐसे अगर एरियाज़ हैं, मान लो कि वहाँ पे वाइल्ड रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, तो फॉरेजर्स ने सोचा कि हमें एग्रीकल्चर की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम हंटिंग पे ही डिपेंड करेंगे, हम गैदरिंग पे डिपेंड करेंगे, फॉरेजिंग पे डिपेंड करेंगे। फिर हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटीज़ ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया अपने लोकली अवेलेबल एडिबल ग्रासेस के ऊपर, ठीक है। जैसे ग्रासेस हैं और लेग्यूम्स हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन शुरू करी। कुछ ग्रासेस जो थी वो लेटर ऑन जाके स्टेपल डाइट भी बनती है हमारे एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ की। तो इंडस रीजन में एक सीरियल वीट या फिर बार्ले हमारी स्टेपल डाइट बन गई थी। इंडस के लोगों ने शीप, गोट, कैटल और बफलो को भी डोमेस्टिकेट करना सीख लिया था। और जो गंगा वैली है वहाँ पे सब्सिस्टेंस पैटर्न जो था वो राइस के ऊपर डिपेंडेड था। इंडस में वीट एंड बार्ले, जानवरों में शीप, गोट, कैटल, बफलो, एंड गंगा वैली में राइस।
एनिमल्स यहाँ पे भी इंडस वाले सेम थे। हाँ, पर फार्मर्स ने अपने वो राइस को सप्लीमेंट किया था फिश के साथ, जानवर के साथ, हंटिंग, गेम का मतलब है हंटिंग के साथ, वाइल्ड प्लांट्स और हनी के साथ। तो मॉडर्न डे की जो फूड हैबिट्स है गंगा की और इंडस प्लेन की, तो उसमें से पता चलता है कि हमारे एंसेस्टर्स क्या कुछ खाते थे। जैसे पंजाब में कणक का आटे की रोटी बनती है, राइट। तो वीट जो है, मतलब कि कणक, ये हमारा स्टेबल डाइट है, हमारी एवरीडे मील का एक पार्ट होती है रोटी। ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे एंसेस्टर्स भी यही खाते थे। अब बंगाल, बिहार, उस एरिया में, ईस्टर्न इंडिया में राइस बहुत ज़्यादा खाते हैं। गंगा वैली की सबसिस्टेंस पैटर्न भी राइस ही थी। तो आज की खाने पीने की हैबिट से हमें पास्ट के बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि हमारे प्री हिस्टोरिक एंसेस्टर्स ने हमारे फूड हैबिट्स के लिए क्या क्या डिसीजन लिए और किस तरीके से आज की डेट में भी वो परसिस्ट करते हैं, कॉन्टीन्यूटी दिखाई देती है। हड़प्पा की जो साइट्स हैं वो इंडस रीजन में इमर्ज होती है। लेटर ऑन जाके गंगा वैली के अंदर भी सिटीज़ का इमर्जेंस आ जाता है, जो महाजनपद पीरियड्स के टाइम पे हमें दिखता है 6th सेंचुरी BC में। अब हम देखेंगे कि इंडस रीजन की डेवलपमेंट्स कैसी थी, क्योंकि पहली अर्बनाइजेशन जो थी इंडियन पास्ट की वो इंडस रीजन में ही थी। लेकिन बिफोर दैट हम मेहरगढ़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अर्लीस्ट फार्मिंग विलेज था इंडियन सबकॉन्टिनेंट का। एग्रीकल्चर का अर्लीस्ट एविडेंस इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फर्टाइल रिवर ऑफ गंगा एंड इंडस में मिलता है, राइट। इससे पहले हमें मेहरगढ़, जो कि बोलन पास के पास है बलूचिस्तान के इलाके में, 7000 BC के अराउंड हमें वहाँ मिलता था। हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा। ये मेहरगढ़ जो है ये कच्छ के प्लेन्स, कच्ची प्लेन्स यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि बोलन रिवर के ऊपर है, वहाँ पे मिलता है। ये जो नदी है ये एक इनलैंड डेल्टा बनाती है। बोलन नदी एक डेल्टा बनाती है। बोलन की जो वैली है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूट था, जिससे कि बलूचिस्तान के माउंटेन और इंडस के प्लेन को कनेक्ट किया जाता था, राइट। पैस्टोरल नोमैड्स, ट्रेडर्स, इन्वेडर्स, उन सब ने प्री हिस्टोरिक टाइम्स से, हमने फिर सकाज, कुशान्स, पहलवास, मंगोल्स, सल्तनत के पीरियड, ये सारा कुछ पढ़ा। इन्होंने सब ने बोलन पास को यूज़ करके इंडिया में एंट्री ली है। सो ये बलूचिस्तान के जो माउंटेनियस रीजन्स हैं उसको कनेक्ट करती हैं इंडस प्लेन से। आज की डेट में भी जो पैस्टोरल नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं वो हिल से इसी रूट को यूज़ करके नीचे प्लेन्स में आते हैं और अपने पैस्चर्स को यूज़ करते हैं जानवरों के लिए विंटर के सीज़न में। मेहरगढ़ एक सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है कि मेहरगढ़ एक सेटलमेंट बना जहाँ पे कैंपिंग साइट बिगिनिंग में बन गई थी 7000 BC के अराउंड। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रूट के ऊपर लाई करता है। तो पैस्टोरलिस्ट की जो कम्युनिटी थी उन्होंने शायद ये फार्मिंग के बारे में दूसरे मोबाइल कम्युनिटीज़ से सीख लिया था। अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान के इलाके में मोबाइल कम्युनिटीज़ थी, उनसे फार्मिंग के बारे में सीख लिया था। ये मेहरगढ़ के जो लोग थे प्राइमरीली तो वाइल्ड गेम के ऊपर डिपेंड करते थे और इसके साथ साथ कुछ डोमेस्टिकेटेड सीरियल और एनिमल भी रखते थे। धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ 1000 years इन्होंने शिफ्ट कर लिया अपना रिलायंस। अब इन्होंने वाइल्ड एनिमल पे नहीं रखा। नाउ दे वर रिलायंट ऑन बार्ले, वीट, शीप, गोट्स एंड कैटल। तो मेहरगढ़ के बारे में ये एक बेसिक सा आइडिया है, आर्कियोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है मेहरगढ़ की। 7000 BC के अराउंड तो हमने पढ़ा है कि एक कैंपिंग साइट था, राइट। 6500 BC के टाइम पे यहाँ पे प्री सेरेमिक न्यूलिथिक पीरियड आ गया था। प्री सेरेमिक मतलब कि अभी पॉटरी शुरू नहीं हुई है, फिर धीरे धीरे पॉटरी भी आ जाएगी, एग्रीकल्चर वगैरह भी आ जाएगा। न्यूलिथिक में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था। 6000 BC, 5500 BC यहाँ पे सिल्ट एंड फ्लड्स आते हैं। 5000 BC में कंस्ट्रक्शन का पीरियड दिखता है, चैफ टेम्पर्ड वेयर दिखते हैं, ग्रेनरीज आ जाती हैं। 4500 BC, फिर 4000 BC में हमें पेंटेड पॉटरी मिलती है, फीमेल टेराकोटा फिगरेंट्स मिलती हैं, ग्रेनरीज मिलती हैं। सो ये एक टाइमलाइन है मेहरगढ़ पीरियड के डेवलपमेंट की। ओके, सो जो
मेहरगढ़ के अर्लीस्ट इनहैबिटेंट्स थे वो पॉटरी या फिर कॉपर टूल्स यूज़ नहीं करते थे। उनका सेटलमेंट में एक इरेगुलर मड का स्कैटर मिला है, ब्रिक हाउसेस मिले हैं जो कि रिफ्यूज टर्म्स से सेपरेटेड थे, और यही उनके फर्स्ट विलेज की एक पिक्चर थी। हाउएवर अर्ली इनहैबिटेंट्स जो थे वो एज्योर, ब्लू लेपिस लजूली, ब्लू ग्रीन टर्कोइज, वाइट मरीन शेल्स, इन सब का यूज़ ज़रूर करते थे। और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ऐसा नहीं है कि उसी जगह पे मिलते हों, ये डिस्टेंट प्लेसेस से लाए जाते थे। जैसे कि मरीन शेल्स जो थे वो सिर्फ मकरान कोस्ट पे ही मिल सकते थे। लेपिस लजूली स्टीप माउंटेनियस रीजन से मिलते थे, बदख्शां के इलाके के, या फिर चगाई की ड्राई डेजर्ट से लेपिस लजूली मिल सकता था। इसी तरीके से जो टर्कोइज था वो किजलकुम ऑक्सस नदी के जो बियॉन्ड एक साइट है वहाँ से मिल सकता था। इससे पता चलता है कि जो अर्ली एग्रीकल्चरिस्ट थे उनका एक वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ एक्सचेंज इस्टेब्लिश्ड था, और वो अरेबियन सी से लेके सेंट्रल एशिया तक एक्सचेंज नेटवर्क्स के ऊपर डिपेंड भी करते थे। 5500 BC तक जो सेटलमेंट है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका था। अब लोगों ने मड ब्रिक हाउसेस बिल्ड करने शुरू कर दिए थे और वो क्यूबिकल्स की फॉर्म में थे। इन क्यूबिकल जैसे जो ब्रिक हाउसेस हैं उनको ग्रेन्स के स्टोरेज के लिए भी यूज़ किया जाता था। और मेहरगढ़ के लोग रिटेनिंग वॉल्स बनाते थे टेरेस के ऊपर। रेक्टेंगुलर सेक्शन राफ्टर्स वहाँ पे रूफ्स के ऊपर मिलते हैं, इनके घरों की रूफ्स के ऊपर मिलते हैं। इसी पीरियड के दौरान 5500 BC के आने तक कोर्स पॉटरी भी अपीयर हो जाती है मेहरगढ़ में, और बहुत से प्रेशियस स्टोन की एक लिस्ट है जो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। वो जो प्रेशियस स्टोन है उसको ये लोग वाइट एंड ब्लैक स्टेटाइट के साथ ऑगमेंट करते थे, डेकोरेट करते थे, रेड ऑरेंज कार्नेलियन के साथ, एगेट के साथ डेकोरेट करते थे। यहाँ पे आपको एक मेहरगढ़ के घर का डायग्राम भी दिख जाएगा, इस तरीके का दिखता था। फाइनली हम बात करेंगे एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ की। 5000 BC तक बहुत सारे एग्रीकल्चरल विलेजेस थे जो जैसे कि कई छोटे कई बड़े, उन्होंने वो बलूचिस्तान के अंदर सेटल हो चुके थे। और कुछ विलेजेस थे जैसे किली गुल मोहम्मद, कलात, क्वेटा वैली में, अफ़गानिस्तान में कंधार के पास मुंडी काक, ये सारे एग्जिस्टेंस में आ चुके थे। सराई खोला टक्शला के पास, शेरी खान तरकाई बन्नू के साउथ में मिलता है। 4th मिलेनियम BC आने तक बालाकोट का सेटलमेंट भी एग्जिस्टेंस में आ चुका था। मकरान कोस्ट जुधार कराची के पास पड़ता है, यहाँ भी एक सेटलमेंट आ गई थी। यहाँ से यही वो सोर्स था जहाँ से सी के शेल्स मिलते थे। कंटेम्प्रेरी एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स जो थी उस टाइम की वो इन साइट्स के ऊपर मिलती थी, और ये है अर्ली हड़प्पा की साइट्स जैसे कि बुर्ज होम। अगर हम बिल्कुल टॉप से बॉटम पे चलते हैं तो बुर्ज होम, सराई खोला, तरकाई किला, लिवान, शेर खान तरकाई, रहमन ढेरी, गुमला, किली गुल मोहम्मद, क्वेटा, मेहरगढ़, पिराक, नौशारो, फिर हड़प्पा, जलीलपुर, कोट डीजी, अमरी, बालाकोट। यहाँ पे सरस्वती घग्गर का जो प्लेन है यहाँ पे बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगन, मिटारथल, गणेश्वर और बागोर, और गुजरात में प्रभास पटन। आप इस मैप को अच्छे से देख लो और एक दो बार अगर आप इनको खुद लोकेट करके मार्क करोगे मैप पे तो आपको सारे नाम भी याद हो जाएंगे। 4000 BC के अराउंड मेहरगढ़ एक सेटलमेंट के फॉर्म में ग्रो हो चुका था जो कि जिसका एरिया 50 हेक्टेयर्स के अराउंड था। अब यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से जो घर बनते हैं वो भी प्रेजेंट थे, ग्रेनरीज भी प्रेजेंट थी, और कुछ डेवलपमेंट्स भी आ गई थी। वो डेवलपमेंट्स क्या है कि मेहरगढ़ के लोगों ने कॉपर यूज़ करना शुरू कर दिया था, एंड दैट टू एक सिग्निफिकेंट स्केल के ऊपर। हमें यहाँ से फीमेल टेराकोटा फिगरेंस भी मिलती हैं। पॉटरी की मास प्रोडक्शन के भी एविडेंस मिलते हैं। पॉटर्स व्हील का भी एविडेंस मिलता है। अगर मास प्रोडक्शन है इसका मतलब यही है कि शायद पॉटर्स व्हील यहाँ पर आ चुका था, क्योंकि हाथ से बनाई हुई जो पॉटरी है उसकी मास प्रोडक्शन
करनी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो पॉटर्स व्हील के साथ वो, जैसे कि टेक्निक की हमने बात करी ना, जो क्वेश्चन में बैक एक्सरसाइजेस में एक पॉटर की टेक्निक के बारे में पूछा था, तो पॉटर्स व्हील के आने पे मास प्रोडक्शन शुरू हो जाती है मेहरगढ़ में। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। पॉटरी को पेंट के साथ डेकोरेट भी किया गया था, और ये जो पेंटेड डेकोरेशन थी पॉटरी पे, ये बलूचिस्तान के एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ का एक हॉलमार्क बन गया था। अब 4000 BC ऑनवर्ड्स एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ जो थी, उन्होंने नए नए एरियाज़ को कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर स्प्रेड्स टू इंडस प्लेन। सेकेंड हाफ ऑफ 4th मिलेनियम BC के अराउंड, मतलब 4000 BC के अराउंड, 3500 BC लगा लो, ये एग्रीकल्चरल सिस्टम जो है ये पीडमोंट जोन में आ गया था। पीडमोंट का मतलब होता है वो एक पहाड़ और प्लेन के पास वाला जो ट्रांजिशन का जोन होता है ना, जो एक जेंटल सा स्लोप आता है और वो धीरे धीरे प्लेन एरिया में मर्ज हो जाता है, उसको कहते हैं पीडमोंट जोन। यहाँ पे एग्रीकल्चर आ चुका था और इंडस रिवर के प्लेन्स के अंदर भी ट्रांसप्लांट हो चुका था। अमरी की साइट पे हमें दिखता है कि बलूचिस्तान से बोरो किया गया था। हाकरा रिवर का जो ड्राई बेड है आज की डेट में, वो पहले इतना ड्राई नहीं था, तो वहाँ पे भी हमें कम से कम 40 साइट्स मिल जाती हैं। उधर प्लेन्स पहले वो अच्छा खासा फर्टाइल प्लेन था। इंडस प्लेन्स को कॉलोनाइज कर दिया था एग्रीकल्चरिस्ट ने, और ये एग्रीकल्चरल कम्युनिटी की डेवलपमेंट में एक बहुत मेजर स्टेप था। जो फ्लड प्लेन्स थे वो बहुत डेंसली फॉरेस्टेड थे, वहाँ पे स्वम्प्स थे, वाइल्ड एनिमल्स थे, और ह्यूमन कम्युनिटी को वो एक बहुत बड़ा चैलेंज भी पोज कर रहे थे। अब कॉलोनाइजेशन एक बार अगर इन रीजन्स की हो गई तो फूड की यील्ड बहुत ही ड्रामेटिकली इम्प्रूव हो सकती थी, और जो नदियाँ थी, जो वाटरवेज थे, वो भी एक बहुत एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट का मोड था एंशिएंट वर्ल्ड में। इसलिए जो सेटलमेंट्स रिवर के बैंक के किनारे मिलती हैं आपको, वो बहुत एफिशिएंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेटिंग, रेडिएटिंग एंड रिसीविंग इन्फ्लुएंसेस के तौर पर ग्रो करती हैं। मतलब कि क्योंकि वो एक ऐसे पॉइंट पे है जहाँ पे कम्युनिकेशन बेटर हो सकता है, राइट? तो वो बेटर ग्रो करेगी, ऑर्गेनाइज्ड स्केल पे ग्रो करेगी, और ज़्यादा इन्फ्लुएंस वहाँ पे आसपास के रीजन्स का ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखाई देगा। सो अब जब एग्रीकल्चर रिवर वैली के पास आ चुका था, तो ये एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर के पूरे प्रोसेस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहला और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्रीकल्चर को हम विलेज के बर्थ से रिलेट करके देखते हैं। बर्थ ऑफ विलेज के साथ किस तरह, वो हम समझेंगे। हंटर गैदरर्स जो थे वो अपने घरों को, अपने सेटलमेंट्स को रोटेट करते रहते थे, मूव करते रहते थे एज़ पर एनिमल की माइग्रेशन। किस तरीके से जानवर सीजनल माइग्रेशन करता है, किस तरीके से फ्रूट्स और रूट्स अवेलेबल होते हैं सीज़न के हिसाब से, तो हंटर गैदरर्स जो थे उनके हिसाब से अपने घर रखते थे। हंटिंग गैदरिंग के तरह एग्रीकल्चर नहीं था। एग्रीकल्चर ये मांगता था, एग्रीकल्चर की ये रिक्वायरमेंट थी कि एक जो फार्मर है वो एक जगह पर ज़्यादा लंबे टाइम तक रहे, वहाँ पर सीड्स भी उसने सो करने हैं, प्लांट्स को पानी भी देना है, सैपलिंग्स को जानवरों से और चिड़िया से प्रोटेक्ट भी करना है। 4 से 6 महीने तक का मिनिमम स्टे उसको चाहिए था, ताकि जब प्लांट रेडी हो जाए तो उसको हार्वेस्ट भी कर पाए। इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर जो था वो किस चीज़ के लिए इनकरेजमेंट देता था ह्यूमन को, कि वो सेटल डाउन हो जाए एक जगह पर, और इसी वजह से, इस सेटलमेंट की वजह से विलेजेस इमर्ज करते हैं। इसीलिए क्योंकि अगर एक जगह पर सेटल हो जाएगा कोई इंसान, तो वहाँ पे किनशिप टाइज भी डेवलप होंगे। इंडिविजुअल एक सोसाइटी का बेसिक यूनिट होता है। इंडिविजुअल के आसपास वाली जो फैमिली होती है वो उसके साथ रहती है, फिर उसके बाद इंडिविजुअल से बड़ा होता है एक ग्रुप के बाद वो कम्युनिटी बनता है, कम्युनिटी के बाद वो सोसाइटी बनती है ना। तो इमर्जेंस ऑफ विलेज का भी यही कॉन्सेप्ट है कि अगर एक जगह पे सेटल्ड रहेगा इंसान तो विलेज इमर्ज होकर आते हैं। एग्रीकल्चर के आने के बाद एक और चीज़ हमें
दिखाई देती है वो है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हंटिंग गैदरिंग की जो ग्रुप्स थे वो ऑर्गेनाइज्ड हंट पे जाते थे, लेकिन उनकी जो हंटिंग थी वो एक दिन या कुछ घंटों तक लिमिटेड होती थी। जैसे ही वो गेम ओवर हो जाता था और उनकी शेयरिंग हो जाती थी, वो ग्रुप जो था वो एग्जिस्ट करने से हट जाता था। और जो एक ग्रुप हंटिंग का होता था वहाँ पे 15 से 50 लोग रिलेटेड बाय किनशिप होते थे और बहुत यूनिफॉर्मली साइज्ड नहीं थे ये ग्रुप्स। ऐसा नहीं है कि सारा साल एक ही साइज़ के ग्रुप्स होंगे, वो अपने नीड्स के ऊपर डिपेंडेड होते थे और अपनी नीड के हिसाब से ग्रुप्स ब्रेक भी करते थे, अलग अलग जगह पर एक्सप्लोर करने जाते थे फॉरेज के लिए, हंटिंग के लिए, राइट। लेकिन एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं था। ये जो हंटिंग गैदरिंग का एक पैटर्न था डिस्पर्सल और एग्रीगेशन का। डिस्पर्सल एंड एग्रीगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है हंटिंग गैदरिंग में, क्योंकि सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के हिसाब से वो लोग डिस्पर्स करते हैं और शेयरिंग के लिए वो एग्रीगेट भी कर जाते थे, राइट। तो इनका जो किनशिप टाइज थे वो बहुत लूज थे। लोग एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में बहुत ईजिली मूव करते थे, मोबिलिटी ज़्यादा थी लोगों की। ऑन द अदर हैंड एग्रीकल्चरिस्ट जो थी उनको कोऑपरेशन की ज़रूरत थी। उनको कोऑपरेशन किस चीज़ में चाहिए था? सोइंग में, हार्वेस्टिंग, सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक के सारे प्रोसेस में। तो टिपिकल हंटिंग एक्सपीडिशन की तरह नहीं था ये, जो दिन या हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। एग्रीकल्चरिस्ट को कम से कम 4 महीने के लिए एक साथ रहना पड़ता था और लोगों के साथ कोऑपरेट करना पड़ता था। और ऐसा भी होता था कि जो एग्रीकल्चरिस्ट ने क्रॉप उगाई है उसकी हार्वेस्ट के बाद भी एक नई क्रॉप उगाएगा। वो जब नई क्रॉप उगाएगा तो उस ड्यूरेशन में जो पिछली क्रॉप है वो जो उसने स्टोर करके रखी है उसको शेयर करेगा। इस शेयरिंग के अंदर भी कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट थी। इसीलिए एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ जो थी, अब हमें रियलाइज़ होता है कि उनका एक लार्ज किनशिप नेटवर्क क्यों होता है। ये उनका इंस्टीट्यूशनल फ्रेम था। लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन के लिए एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क उन्होंने खुद डेवलप किया था। सेटल्ड एग्रीकल्चरल की जो सेटल्ड फार्मर्स की एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन जो होती है वो नंबर के तौर पे भी बढ़ती है और वो टेरिटरी के तौर पर भी बढ़ती है, क्योंकि लैंड जो है वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों को सस्टेन कर सकता है। अगर नंबर ऑफ पीपल बढ़ते हैं एक लैंड पे तो वो पीपल जो लोग नई पॉपुलेशन जो एडअप हुई है वो नई टेरिटरी को भी एक्वायर करेगी। पॉपुलेशन ग्रोथ सेडेंट्री कम्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा भी होता है, राइट। क्रॉप्स जो कि किसान प्रोवाइड करता है वो इंसान को एक डिपेंडेबल सोर्स ऑफ फूड दे देता है, ग्रेन्स का एक सप्लाई दे देता है जिसके ऊपर हम डिपेंड कर सकते हैं। जैसे कि अब वो जो ग्रेन है उसका पॉरेज बना के खा सकते हैं, हम ग्रूअल खा सकते हैं, और जो हमने एनिमल्स डोमेस्टिकेट किए हैं, रेयर किए हैं, उनका मिल्क हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है, क्योंकि अब हम एक बार रिविज़िट कर लेते हैं कि हमने कौन से फीचर्स पढ़े, एग्रीकल्चर के कॉन्सिक्वेंसेस कौन कौन से पढ़े। एग्रीकल्चर आया तो बर्थ ऑफ विलेज हुआ, एग्रीकल्चर आया तो कोऑपरेशन भी हुआ, एग्रीकल्चर से पॉपुलेशन भी बढ़ गई, पॉपुलेशन को एक डिपेंडेबल सोर्स ऑफ फूड मिल गया। फाइनली इसको हम थोड़ा सा और एक्सपैंड करेंगे इस पॉइंट को। एवरेज जो एक बर्थ के अंदर इंटरवल होता है, एक बेबी से दूसरे बेबी के बीच में ड्यूरेशन जो होता है वो कम हो चुका था, क्योंकि अब जल्दी जल्दी अगर रिप्रोडक्शन हो रही है तो फिर पॉपुलेशन भी उसी हिसाब से बढ़ेगी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा पॉपुलेशन का। एग्रीकल्चर का एक सोसाइटी में ये कंट्रीब्यूशन भी है कि जितने हार्वेस्टिंग और सोइंग की एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे भी परफॉर्म कर सकते थे, अनलाइक हंटिंग, क्योंकि हंटिंग में तो फुल ग्रोन एडल्ट्स की नीड थी ना, बच्चे हार्वेस्टिंग और सोइंग कर सकते थे। तो इसी वजह से ज़्यादा क्रॉप उगाने के लिए ज़्यादा सरप्लस की नीड और वांट के अंदर लोगों के अंदर एक ज़्यादा बच्चों की डिज़ायर भी पैदा होती है। एग्रीकल्चर के आने पे क्रॉप्स अब नई नई एरियाज़ में हम सो कर सकते थे। ये इसका नेक्स्ट फीचर है, कॉन्सिक्वेंस है।
ऐसी जगह पे हम इसको ग्रो कर सकते थे जहाँ पे वो नेचुरली नहीं मिलती। जिसका मतलब ये है कि जो एक प्रोडक्शन की नीश होती है, हर एक इंसान की, जानवर की, पेड़ पौधे का एक नीश एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे वो अपनी फुल ग्रोथ कर सकता है। तो ये जो प्रोडक्शन नीश है वो उसकी एक आर्टिफिशियल एक्सटेंशन कर दी थी इंसान ने एग्रीकल्चर के थ्रू। हंटिंग गैदरिंग तो सिर्फ नेचर पे डिपेंडेंट थी कि जिस जगह पे जैसा जानवर मिलता है वो ही हंट करके हमें खाना पड़ेगा, जिस जगह पे जैसा फूड मिलता है वो ही गैदर करके हमें खाना पड़ेगा। लेकिन एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं था। हम सीड्स को सिमिलर एनवायरनमेंट में सो करके, हार्वेस्ट करके, उसको उगा के खा सकते थे। देयरफॉर जो एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं उन्होंने कल्टिवेटेड क्रॉप्स का नया लैंडस्केप बनाया। कल्टिवेटर्स ने बहुत सारे नए ऐसे एरियाज़ जहाँ पे कोई इनहैबिटेशन नहीं थी, लोग नहीं रहते थे, उन जगह को कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया। उन्होंने अनवांटेड वेजिटेशन को काटना शुरू किया ताकि वो अपने फूड प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स को उगा पाएँ। इसकी वजह से बहुत सारे जंगल काटे गए। अब जो प्लांट्स थे जिनको इन्होंने डोमेस्टिकेट करना था, जिनको उन्होंने उगाना था, उनको ज़्यादा टेंडिंग की और केयर की नीड थी एज़ कम्पेयर टू वाइल्ड वैरायटी। वाइल्ड वैरायटी को अगर आप मतलब वो तो ऐसे ही उग जाता है ना, वाइल्ड वैरायटी नेचुरली उगती है, उसको केयर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर डोमेस्टिकेटेड प्लांट है जो हमने खुद से जिस प्लांट के जीन्स में बहुत बारी एक्सपेरिमेंटेशन के बाद चेंजेस आए हैं, उसको केयर की रिक्वायरमेंट होती है, उनको पानी रेगुलरली चाहिए। तो ये जो फूड प्रोडक्शन की बिगिनिंग है, इससे एक इरिगेशन की डेवलपमेंट का भी कॉन्सेप्ट निकल के आता है। बिकॉज़ जितनी ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होएगी तो इरिगेशन की डेवलपमेंट भी तो होगी ना। एग्रीकल्चर का एक और कॉन्सिक्वेंस हमें मिल गया है। एग्रीकल्चर ऑल्सो लेड टू एन इंक्रीज इन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड, क्योंकि जितनी लैंड की कैरिंग कैपेसिटी, जितने लोगों को वो फीड कर सकती है, जितनी क्रॉप वो उगा सकती है, वो एग्रीकल्चर के प्रैक्टिस करने से ही इंक्रीज़ हुई। बहुत सारे कैलकुलेशंस हुए हैं हंटर गैदरर्स के बारे में कि जैसे एक हंटर गैदरर को पूरा साल सस्टेन करने के लिए 4 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ ज़मीन की ज़रूरत थी। Whereas अगर एक किसान को सस्टेन करना है तो उसको तो बहुत ही कम लैंड की ज़रूरत थी। तो लैंड जो है उसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई थी। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे कॉन्सिक्वेंसेस। पहला है बर्थ ऑफ विलेज, दूसरा है लार्ज किनशिप नेटवर्क्स, कोऑपरेशन की वजह से, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, डिज़ायर फॉर मोर चिल्ड्रन, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन and increase in carrying capacity of land. So almost हमने 6 से 7 consequences एग्रीकल्चर के पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अर्ली हड़प्पन पीरियड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।